हेलो एंड वेलकम टू की स्टडी पॉइंट। साथियों, इस वीडियो में हम रूइंस ऑफ ए ग्रेट हाउस पोएम जो डेरेक वॉलकॉट की है उसकी समरी को डिस्कस करेंगे। तो इसकी कुछ प्रीफेस बता देता हूँ, उसके बाद इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। काफ़ी डीप सेंस लिए हुए पोएम है, काफ़ी इसका डीप सेंस है, उसको हम वन बाय वन लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। तो डेरेक वॉलकॉट एक कैरिबियन राइटर है, कैरिबियन पोइट है। और देखो, इनकी जो पोएम है वो उसमें दो तरह की चीज़ें दिखती हैं, क्योंकि ये कॉलोनाइजर्स के अगेंस्ट में थे। छोटे छोटे आइलैंड वहाँ अंग्रेजों ने जो शासन किया था उसके विरोध में थे, लेकिन ये इंग्लिश और इंग्लिश राइटर को काफ़ी पसंद करते हैं। तो इनकी पोएम में भी ये चीज़ देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इनकी जो पोएम है वो अर्नबिरल जो एक पोएम है उसकी लाइन से शुरू होती है, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। थॉमस ब्राउन जो ब्रिटेन के राइटर हुए हैं, उनकी पोएम अनबिरियल आपने पढ़ी होगी। उसकी लाइन से पोएम शुरू होती है। अभी मैं स्क्रीन पे आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ याद रखनी है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रूइंस ऑफ ए ग्रेट हाउस पोएम किस ब्रिटिश राइटर की लाइनों से शुरू होती है। तो आपको याद रखना है थॉमस ब्राउन का अनबिरियल जो पोएम है उससे शुरू होती है। तो शुरू करते हैं इस पोएम को, रूइंस ऑफ ए ग्रेट हाउस यानी एक महान घर के खंडर। देखो, ये एक ऐसी पोएम है जिसमें एक मकान है जो डेरेक वॉलकॉट कैरिबियन कंट्री से हैं, वहाँ है, और वो एकदम खंडर पड़ा हुआ है। तो यहाँ जो कॉलोनाइजर्स के द्वारा लोगों को सताया गया था उसके मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि चिन्ह बाकी रह गए हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को इन्होंने, उस दर्द को इन्होंने, जो कॉलोनाइजर्स ने या यूरोपियन लोगों ने यहाँ लोगों को गुलाम बना के यहाँ शासन करके किया था, उसके बाद जब वो चले गए तो वहाँ की जो कल्चर है या वहाँ का जो रहन सहन है वो कैसे बर्बाद हुआ है, उस चीज़ को इन्होंने इस पोएम में पिरोने की कोशिश की है। तो इसको समझ लेते हैं वन बाय वन। स्टोन्स ओनली द डिसजेक्टा मेंबर ऑफ दिस ग्रेट हाउस। इस महान घर के जो इसका डिसजेक्टा मेंबर एक लेटिन वर्ड है, इन्होंने हॉरेस के किसी एक कॉन्सेप्ट से लिया गया है ये। इसका मतलब है फ्रैगमेंट, यानी टुकड़े टुकड़े, जैसे बॉडी के टुकड़े हो जाते हैं ऐसे ही पत्थरों के टुकड़े। तो यहाँ डेरेक वॉलकॉट बोलते हैं कि इस महान हाउस के, अब महान हाउस एक पत्थर के टुकड़ों में बन के रह गया, बट के रह गया। हुज मोथ लाइक गर्ल्स आर मिक्सड विद कैंडल डस्ट। हुज मोथ लाइक गर्ल्स, मोथ मतलब कीड़े मकोड़े होते हैं। और अ, ये बोलता है कि इस घर में जो पहले बच्चे रहते थे, लड़कियां रहती थी जो कीड़े मकोड़ों की तरह चंचल होती थी। ठीक है, और मिक्सड विद कैंडल डस्ट, अब वो एक कैंडल की डस्ट बन के रह गई हैं। ठीक है, जो कैंडल होती है उनकी जो डस्ट होती है उसकी तरह रह गई है। रिमेन्स ऑफ द फाइल द लिजार्ड्स ड्रैग इज क्लोज। और जो छिपकली है, इसकी जो रिमेन्स बाकी हैं, यानी इस मकान की जो रिमेन्स रह गए हैं, वो छिपकली के पंजों को ड्रैगन की तरह शार्प करने के लिए सिर्फ काम आ रहे हैं। द माउथ ऑफ दोज गेट चेरफ्स श्रिंक विद स्टेन। और जो माउथ ऑफ दोज गेट चेरफ, जो गेटों पे चेरफ्स लगती हैं, चेरफ्स एक करूब, मतलब एक हम बोल सकते हैं कि लता टाइप की होती है जो गेटों पे लगा दी जाती है अपने यहाँ भी। तो बोलता है कि चेरफ्स की जो माउथ है वो श्रिंक विद स्टेन, धब्बों से चीखते हैं। श्रीक मतलब चीखना, धब्बों से, और यहाँ धब्बों से मतलब है उस दर्द से जो कॉलोनाइजर्स ने यहाँ के लोगों को दिया था। तो गेट पे जो चेरफ्स लगे हुए हैं वो इस दर्द को बखान करते हैं। Excellent coach wheel silted under the muck of cattle droppings। इसके बाद एक्सल बोलते, एक्सल मतलब धुरा, एंड कोच व्हील्स, कोच व्हील्स मतलब पहिया, गाड़ी का पहिया। सिल्टेड अंडर द, सिल्टेड मतलब धस गया है, अंडर द मक ऑफ कैटल ड्रॉपिंग्स, जो पशुओं के ड्रॉपिंग्स होते हैं, यानी खा गोबर होता है जो उसमें दब गया है। ठीक है, द थ्री क्रोज फ्लैप फॉर द ट्रीज, जो कौवे हैं वो पेड़ों के लिए फड़फड़ाते हैं। फ्लैप मतलब फड़फड़ाना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट लाइन। एंड सेटल क्रीकिंग द यूकेलिप्टस बोफ। तो जो कौवे हैं, तीन कौवे हैं, वो पेड़ों के लिए फड़फड़ाते हैं और उनकी टहनियों को, बोफ मतलब टहनियां हैं, उनको क्रीक करते हुए, ठीक है, चटकाते हुए
वहाँ बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ए स्मेल ऑफ डेड लाइम्स कीकन्स इन द नोज। और डेड लाइम्स मतलब नींबू होता है, जो डेड से मतलब सड़े हुए, यहाँ बेकार पड़े हुए नींबुओं की जो स्मेल है, गंध है, वो नाक में चुभती है। क्विकन्स इन द नोज, नाक को चुभती है। द लेप्रोजी ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का कोड। लेप्रोजी मतलब कोड बोलते हैं। फेयरवेल ग्रीन फील्ड्स, विदा या विदाई, हरे भरे फील्ड्स, ठीक है। फेयरवेल ये हैप्पी ग्रोव्स, ग्रोव्स मतलब होता है वन उपवन। विदाई या अलविदा ये खुश रहने वाले उपवनों। तो ये पहला स्टेंजा है जो पूरा हो गया है। दूसरा स्टेंजा देखते हैं। देखो इसमें इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट फीलिंग शेयर की हैं, साथ ही साथ कुछ जो इंग्लिश राइटर हुए हैं उनको भी बीच बीच में उन्होंने ले लिया है। नेक्स्ट स्टेंजा, मार्वल लाइक ग्रीस, ग्रीस के मार्वल की तरह, लाइक फॉकनर साउथ इन स्टोन। और जो विलियम फॉकनर एक यूएसए के राइटर हुए हैं, इन्होंने साउथर्न यूएसए के बारे में ज़्यादा लिखा है। इनकी टेल्स पोइट्री जो साउथ अमेरिका के बारे में ज़्यादा है, तो वहाँ के स्टोन्स की तरह। डेसिडियस ब्यूटी प्रोस्पर्ड एंड इज गॉन। डेसिडियस ब्यूटी से मतलब है पर्णपाती, जो पत्ता झड़ जाते हैं जिनके, उस तरह का मतलब वन एरिया, पर्णपाती वन। तो डेसिडियस मतलब होता है पर्णपाती वन, यानी जिन पौधों के पत्ते झड़ जाते हैं और सीजनल होते हैं, ठीक है। तो ये बोलते हैं डेसिडियस ब्यूटी प्रोस्पर्ड, पर्णपाती वन सुंदरता यानी ब्यूटी, प्रॉस्पर हुई यानी समृद्ध हुई, और फिर खत्म हो गई, इज गॉन, और फिर चली गई। बट वेयर द लॉन ब्रेक्स इन ए रेस ऑफ ट्रीज, लेकिन जहाँ लॉन पेड़ों के झुरमुट में, रस ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों के झुरमुट में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ए स्पैड मतलब कुदाली, बिलो डेड लीव्स, और एक स्पैड यानी एक कुदाली, एक जो कुदाली होती है वो उन डेड लीव्स की, यानी जो सूखी हुई मरी हुई पत्तियां हैं उन पेड़ों की जो नीचे गिर गई हैं। विल रिंग द बोन ऑफ सम डेड एनिमल और ह्यूमन थिंग्स फॉलन फ्रॉम ईविल डेज फ्रॉम ईविल टाइम्स। वो जब खोदते हैं, यानी इस पैड से अगर हम उन डेड लीव्स को, यानी जो पेड़ों की पत्तियां गिर गई हैं उनके नीचे अगर खोदते हैं, खोदेंगे, तो हड्डियों की आवाज आएगी। रिंग द बोन ऑफ सम डेड एनिमल्स, जो किसी मृत एनिमल्स की होंगी या किसी ह्यूमन बीइंग की होंगी, जो अपने बुरे दिनों में, बुरे टाइम में वहाँ मर गए होंगे, वहाँ दब गए होंगे। यानी यानी कहना चाहते हैं कि अब वहाँ खंडर हो गया मकान, चारों तरफ पत्तियां हैं, सिर्फ जो पेड़ हैं वहाँ कौवे यानी जाके बैठते हैं, लेकिन जो वो उनकी पत्तियां हैं पौधों की, पेड़ों की, वो गिर गई हैं और उन वो पत्तियां सड़ गई हैं, डेड हो गई हैं। अगर आप उनको खोदोगे उनके नीचे से तो आपको हड्डियों की आवाज़ आएगी। यानी अब जो कुदाली है, स्पैड है, वो ज़मीन में अब मारोगे, खोदोगे तो हड्डियों में जाके लगेगी, क्योंकि वो हड्डियां किसी मृत किसी व्यक्ति की या किसी जानवर की होंगी जो बुरे समय में या बुरे टाइम के कारण वहां मर गए होंगे। और ये बुरा टाइम या बुरे इविल्स डेज की जो बात हो रही है, ये कॉलोनाइजर्स द्वारा जो वहाँ रूल किया गया है उस टाइम की बात करते हैं नैरेटर। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। इट सीम्स दैट द ओरिजिनल क्रॉप्स वर लाइम्स, ऐसा मालूम पड़ता है, इट सीम्स ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जो मेन फसल थी, क्रॉप्स थी, वो लाइम्स थी यानी नींबू थे। ग्राउंड इन दैट सिल्ट दैट क्लॉक्स द रिवर्स स्किर्ट, और उस वो फसल उस गाद में, सिल्ट मतलब गाद होता है, उस गाद में बड़ी होती थी, ठीक है। उस गाद में ग्राउंड यानी बड़ी, जो दैट यानी जो क्लॉक्स द रिवर्स स्कर्ट, जो उस नदी के तट को, रिवर्स स्कर्ट मतलब होता है नदी का तट, उसको क्लॉक कर देती थी यानी रोक देती थी, अवरुद्ध कर देती थी। द इम्पेरियस रैक्स आर गॉन, यहाँ इम्पेरियस रैक्स से मतलब है वो अंग्रेज लोग जिन्होंने वहाँ शासन किया है, अय्याज टाइप के लोग जो वहाँ आते थे ऐश करने के लिए, ठीक है। इम्पेरियस रैक्स उन लोगों के लिए वो लगाया। द इम्पेरियस रैक्स आर गॉन, देयर ब्राइट गर्ल्स गॉन, ठीक है। इस लाइन से सेंस क्लियर हो जाता है। जो इम्पेरियस रैक्स हैं यानी जो अय्यास लोग थे, यूरोपियन लोग जो वहाँ के ऐश करते थे, वो जा चुके हैं, और उनकी सुंदर ब्राइट जो लड़कियां उनके साथ आती थी वहाँ मौज करने के लिए, वो भी जा चुकी हैं। द रिवर फ्लोज, नदी बहती है, ऑब्लिटरेटिंग हार्ट्स, और
कुछ दुख को कम करने की कोशिश करती है। ऑब्लिटरेटिंग मतलब कम करना करती है हर्ट को, दुख को। आई क्लाइम्ड ए वॉल विद द ग्रिल आयरन वर्क of exiled craftsmen protecting that great house from guilt perhaps, but not from the worm's rent nor from the padded cavalry of the mouse। अब इसके बाद नरेटर बोलता है कि मैं आई क्लेम्ड ए वॉल, मैं एक दीवार चढ़ा, और विद ए ग्रिल आयरन वर्क, एक ग्रिल मतलब जंगला जो आयरन का था, आयरन के बने हुए जंगले से दीवार पे चढ़ा, और मैंने वहाँ एक एक्साइल क्राफ्टमैन यानी एक कारीगर जो निर्वासित था उसके द्वारा वो शायद बनाया गया होगा, और किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस घर को प्रोटेक्ट करने के लिए, घर को सुरक्षित करने के लिए, किससे, गाइल्ट से यानी अपराध बोध से, शायद, यहाँ शायद लगा देते हैं। तो यहाँ नरेटर बोलता है कि उस घर में मैंने एक जंगला देखा, उस पे मैं चढ़ा, जो शायद एक निर्वासित कारीगर ने बनाया होगा, जो लोहे का जंगला है, और वो किस लिए बनाया गया होगा कि शायद उस कुछ गैल्ट यानी कुछ अपराध, कुछ ह्यूमिलेशन वो रोक सके। लेकिन यहाँ इन्होंने वर्ड परहेप्स यानी शायद, ऐसा वो अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन वो जंगला भी वॉर्म्स रेंट को यानी जो कीड़े होते हैं, ठीक है, उनके रेंट से नहीं रोक पाएगा, यानी कीड़े वहाँ ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो वहाँ आते जाते रहे होंगे, नॉर फ्रॉम द पैडेड कैवेलरी ऑफ द माउस, और ना ही जो पैडेड मतलब गद्दीदार, जो कैवेलरी से मतलब कैवेलरी ऑफ द माउस, चूहों की सेना। तो इस लाइन में नैरेटर बोलना चाहता है कि उस घर में एक जंगला है जो अभी दिखता है, जिसके ऊपर से मैं चढ़ा, वो लोहे का जंगला था, जो शायद किसी निर्वासित कारीगर ने बनाया होगा उस घर को सुरक्षित करने के लिए, किससे, गाइल्ड से। या फिर वो बोलता है लेकिन वो जंगला भी मतलब सेकेंडरी आयरनिकल हम बोल सकते हैं, ये सार्कास्टिक वाला है कि वो जंगला भी चूहों की सेना को नहीं रोक पाया होगा, और ना ही वो कीड़े मकोड़ों के रेंट ले पाया होगा, यानी उनको कंट्रोल कर पाया होगा। एंड व्हेन ए विंड सुक इन द लाइम्स आई हर्ड, और जैसे ही एक मतलब हवा उन नींबुओं के पेड़ पौधों में टकराती है उनसे, यानी जब हवा चलती है, आई हर्ड मैं सुनता हूँ, व्हाट किपलिंग हर्ड, वही चीज जो किपलिंग ने, रडियार्ड किपलिंग ने सुनी थी। रडियार्ड किपलिंग का नाम आपने जरूर सुना होगा, पढ़ा होगा। उनको पोइट ऑफ द एम्पायर बोला जाता था। वो हमेशा बोलते थे कि वाइट मैन्स बर्डन, उनकी पोएम आपने जरूर पढ़ी होगी। तो उनका एक यहाँ कोट किया गया है उनको कि आई हर्ड वॉट किपलिंग हर्ड, नरेटर बोलता है कि मैं वही सुना जो किपलिंग ने सुना था, द डेथ ऑफ ए ग्रेट एम्पायर, एक महान साम्राज्य की डेथ, द अब्यूज ऑफ इग्नोरेंस बाय बाइबल एंड बाय द स्वॉर्ड, द अब्यूज अज्ञानता की बाइबल के द्वारा और तलवार के द्वारा, ठीक है, क्योंकि रडियार्ड किपलिंग ने बोला था कि तलवार के दम पे हम साम्राज्य बनाते हैं और बाइबल से उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ इग्नोरेंस बाय बाइबल एंड बाय द स्वॉर्ड, नरेटर ये बोलता है। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। ए ग्रीन लॉन ब्रोकन बाय लो वॉल्स ऑफ स्टोन, एक ग्रीन लॉन यानी हरा भरा लॉन जो टूटा हुआ है छोटी छोटी स्टोन की दीवारों से, यानी छोटी छोटी दीवार बन गई है लॉन में, जाके गिर पड़ी है। डिप्ड टू द रिवुलेट एंड पेसिंग आई थॉट नेक्स्ट of men like Hawkins, Walter Aleph, and Drake, ancestral murderers and poet, more perplexed in memory now by every ulcerous crime. A green lawn, एक हरा मैदान जिसमें पत्थर की छोटी छोटी दीवारें गिर गई हैं। डिप्ड इनटू द रिवुलेट, रिवुलेट मतलब होता है जो छोटी छोटी नाली होती हैं, घर में से पानी जिनका बाहर जाता है उनको बोलते हैं। उस नालियों में डूब गई हैं, छोटी छोटी दीवारों के पत्थर टूट के नालियों में गिर गए हैं, नालियों में डूब गए हैं। पेसिंग और स्पीड से वो काम हुआ है। आई थॉट नेक्स्ट, इसके बाद मेरे मन में एक और विचार आया। ऑफ मैन लाइक हॉकिंस, वॉल्टर आलेफ एंड ड्रैक, और वो विचार किसके बारे में था, स्टीफन हॉकिंस के, वॉल्टर आलेफ और ड्रैक्स के बारे में। तो ये जो तीन नाम इन्होंने दिए हैं, तो इसमें जो ड्रैक और ये स्टीफन सॉरी हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस नहीं, इनका कुछ और नाम था पहले, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट नेम।
हॉकिंस और जो ड्रैक थे ये हम बोल सकते हैं कि स्लेवरी को स्टार्ट करने वाले लोग थे ब्रिटेन के लिए। इन्होंने लोगों को स्लेव करना और स्लेवरी को एक बिजनेस बनाना स्टार्ट किया था। इन्होंने बिजनेस बना दिया था। और वॉल्टर रालिफ यहाँ एक पोइट हैं, तो यहाँ जो नरेटर हैं उनके लिए उनके दिमाग में हॉकिंस और ड्रैक को लेके थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन वॉल्टर रालिफ क्योंकि वो एक इंग्लिश के पोइट रहे हैं, तो उस उनके लिए थोड़ा सा रेस्पेक्ट देखते हैं। एंसेस्ट्रल्स मर्डरर एंड पोइट्स, देखो इस लाइन में आ जाता है ना, ये दोनों हॉकिंस और ड्रैक को ही बोलते हैं पूर्वजों का। एंसेस्ट्रल मर्डरर्स मतलब पूर्वजों का मर्डर करने वाला हत्यारा, और पोइट और एक कवि। मोर परप्लेक्स्ड, ज्यादा हैरान। इन मेमोरी नाउ बाय एवरी अल्सरस क्राइम, स्मृति में, मेमोरी में। अल्सर क्राइम मतलब होता है, अल्सर से मतलब यहाँ होता है फोड़ा फुंसी से, इस तरह के अपराध करने वाला। ठीक है। द वर्ल्ड्स ग्रीन एज देन वाज रॉटिंग लाइम। द वर्ल्ड्स ग्रीन एज यानी दुनिया का जो ग्रीन एज था, हरा भरा अच्छा जो एज था, अब वो सड़ रहा था। रोटिंग लाइम, ठीक है। चून, रोटिंग लाइम मतलब सड़ा हुआ चूना की तरह बन गया था। हुज स्टेंच बिकेम द चार्नेल्स गैलियन टैक्स, जिसकी दुर्गंध जो थी, जिसकी जो सड़ान थी, वो चार्नेल गैलियन के टेक्स्ट बन के रह गई थी। द रोट रिमेन्स विद अस, और जो सड़ान थी वो हमारे साथ, जो दुर्गंध थी वो हमारे साथ रही, बनी हुई है। द मैन आर गॉन, लेकिन जो व्यक्ति हैं, जो पुरुष हैं, वो चले गए। अब यहाँ फिर से कॉलोनाइजर्स के लिए बोलता है नरेटर की, जो उनकी दुर्गंध थी वो हमारे साथ रह गई है, लेकिन वो लोग चले गए हैं जिन्होंने यहाँ हम लोगों को, हमारे लोगों को गुलाम बनाया, हमारी कल्चर को बर्बाद कर दिया, हमारे लोगों को गुलामी जो स्लेवरी थी उसमें डाल दिया। तो वो लोग अब चले गए, लेकिन उनकी जो दुर्गंध है वो अभी भी रह गई है। बट एज डेड एस इज लिफ्टेड इन ए विंड, लेकिन हवा जैसे मृत लोगों की ऐश को लिफ्ट कर लेती है, उड़ा लेती है। दैट फेंस द ब्लैकनिंग एम्बर ऑफ द माइंड, वह उसी तरह जो हमारे ब्लैकनिंग एम्बर ऑफ द माइंड, दिमाग का जो एम्बर है, एम्बर से मतलब अंगार है, उसको ब्लैक करती रहती है, सुलगाती रहती है। माई आईज बर्न फ्रॉम द एसन प्रोज ऑफ टॉन। अब नेक्स्ट लाइन में जॉन डन को याद करते हैं कि मेरी जो आंखें हैं जॉन डन का जो प्रोज है उसको पढ़ के उसके प्रोज से बर्न हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देख लेते हैं। ब्लेज विद रेज आई थॉट, क्रोध से जलते हुए, क्रोध से ब्लेज मतलब होता है जलते हुए, मैंने सोचा। सम स्लैब्स इज रॉटिंग इन दिस मेमोरियल लेक, कोई गुलाम, स्लैब मतलब कोई गुलाम, इस महली, मेमोरियल मतलब महलों जैसा, लेक मतलब झील या सरोवर, तालाब, इस महली तालाब में कोई स्लैब सड़ रहा है। ठीक है। बट टिल द कॉइल ऑफ माई कंपैशन फॉट, लेकिन फिर भी मेरी जो कंपैशन है, करुणा है, करुणा का जो अंगार है, ठीक है, कॉइल यानी कोयला है, वो लड़ा। दैट एल्बियन टू वाज वंस ए कॉलोनी लाइक अवर्स, पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट, पीस ऑफ द मैन। लेकिन जो एल्बियन था, एल्बियन बोलते हैं इसको, ब्रिटेन को पुराना नाम था एल्बियन, ये भी कभी एक कॉलोनी हुआ करता था। तो यहाँ राइटर अपने मन को शांति देता है और कहता है कि मुझे गुस्सा आया, गुस्से में मैंने जलते हुए सोचा कि इस महल में जरूर कोई गुलाम सड़ रहा होगा जो इसका इतना बुरा हाल हो रखा है, लेकिन मेरा जो करुणा है उसका वो अंगारे लेती है कि एल्बियन भी, यानी जो ब्रिटेन है, ये भी कभी गुलाम था। आपको शायद पता होगा ब्रिटेन को भी 450 साल तक गुलाम बना के रखा था रोमन लोगों ने। तो यहाँ डेरेक वॉलकट वही चीज याद दिलाते हैं कि एल्बियन भी कभी एक गुलाम था, एक कॉलोनी था, पार्ट ऑफ ए कंटिनेंट, एक कंटिनेंट का पार्ट था, पीस ऑफ मैन, और उसका एक मुख्य भाग था। Nook Shorten Rook overblown, deranged by forming channels and the vain expense of bitter faction. कड़सॉट किश्ती और ओवरब्लाउन विक्षिप्त चैनलों को, फॉर्मिंग चैनल्स यानी झाग देने वाले, घूमने वाले इधर उधर, और वेन एक्सपेंस फालतू का व्यय खर्च करने वाले, और बिटर फैक्शन, और ये एक बिटर मतलब कड़वा, फैक्शन है, गुट है। ऑल इन कंपैशन एंड, और जो करुणा होती है, करुणा में सब चीज समाप्त हो जाती है। सो डिफरेंटली फ्रॉम व्हाट द हार्ट अरेंज्ड,
दिल ने जो व्यथा की उससे एकदम अलग होती है, दिल की व्यथा से एकदम अलग होती है। एज वेल एज इफ ए मैनर ऑफ द फ्रेंड्स, और मैनर होता है मतलब जागीर, जैसे कि किसी फ्रेंड्स की जागीर। तो ये एक पोयम थी डायरेक्ट वॉलकट के द्वारा, काफ़ी डीप सेंस लिए हुए मैंने कोशिश की आपको इसका समरी समझाने की। अगर आपको पसंद आई हो, मेरा ये अटेम्प्ट आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। और इस तरह की बाकी पोएम्स की समरी भी देखने के लिए आप चैनल पे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।